हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मेटिव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे जो कि बिहार टेक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज के सीरीज में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो बीटेक थर्ड सेमेस्टर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन सिविल ब्रांच के लिए जो सब्जेक्ट है सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स, जिसका कि कोड है 101308, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन आपके क्वेश्चन के पैटर्न का बात किया जाए तो टोटल आपके क्वेश्चन में क्या रहता है, तो टोटल आपके क्वेश्चंस में रहता है कितना, 9 क्वेश्चंस रहते हैं। 9 क्वेश्चंस में से आपको जो अटेम्प्ट करने रहते हैं 5 क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, वो कंपलसरी होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आपको अगेन पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का रहेगा। तो एक एक कर करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या बोला गया है वो समझते हम लोग। The contour interval is kept inversely proportional to, contour interval को हम लोग inversely proportional किसके रखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंटूर इंटरवल होता क्या है। तो कंटूर इंटरवल के बारे में क्या बोला गया था, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई माउंटेन रहता, माउंटेन के पास अगर हम लोग कंटूर बनाते हैं इसका, तो आपको पता, मान के चलें कि ये मेरे पास रहता 100 मीटर एलिवेशन, ये रहता 110, ये रहता 120, ये रहता कितना 130, ये रहता कितना 140। तो ये जो आपके पास बनता है कंटूर, ये कंटूर कुछ इसका अगर हम लोग बनाने जाए तो कंटूर हमारे पास कुछ ऐसा बनता है कंटूर इसका। तो आप क्या देख रहे हो कि सर ये जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे बीच, इन्हीं सारे डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इन्हीं सारे डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं कंटूर इंटरवल। क्या बोल देते हैं, कंटूर इंटरवल। जनरली जो कंटूर इंटरवल होता है किसी भी मैप के लिए हम लोग सेम रखते हैं। जैसे यहाँ पे भी कंटूर इंटरवल का बात किया जाए तो कितने का है, 10 मीटर का। यहाँ पे भी कंटूर इंटरवल का बात कीजिएगा कितने का है, 10 मीटर का है। यहाँ पे भी जो कंटूर इंटरवल रहेगा वो कितने का है, 10 मीटर का। तो यही बोला जा रहा है कि इसको हम लोग बोल देते हैं कंटूर इंटरवल, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो आपके क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो कंटूर इंटरवल होता है वो कौन कौन से फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा होगा। अगर ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि टाइम एंड एक्सपेंसेस ऑफ फील्ड वर्क, कितना टाइम आपके पास है, कितना खर्च लगने वाला है उस पे। दूसरा बोला जा रहा है स्टीपनेस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एरिया, कि जो आपका स्टीपनेस है, स्टीपनेस कितना है उसके ऊपर। या फिर बोला जा रहा है स्केल ऑफ द मैप के ऊपर, या बोला जा रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको पूछा जा सकता है क्या कि कौन कौन सा जो फैक्टर है जिसपे हमारा कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है, और फिर दूसरा ऐसे पूछा जाता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है। तो अगर इसमें देखा जाए टाइम एंड एक्सपेंसेस का, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि टाइम एंड एक्सपेंसेस का तो जो कंटूर इंटरवल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगेन बात किया जाए स्टीपनेस का, स्टीपनेस का भी कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना ज्यादा आपका कंटूर इंटरवल आप ले सकते हैं। लेकिन स्केल ऑफ मैप का अगर बात करें तो स्केल ऑफ मैप का आपका जो कंटूर इंटरवल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें तो इसका जो आपके पास आंसर हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप। कैसे वो समझिएगा। जैसे सपोज कीजिएगा कि आपने लिया कितना का स्केल, स्केल लिया 1/1000 का, तो इस केस में आप कोई कंटूर इंटरवल लो और दूसरी बार आपने लिया कितना 1/100 का, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके पास जो स्केल है, ये स्केल आपके पास बड़ा स्केल है। और अगर स्केल आपका बड़ा होगा तो इसका जो आप कंटूर इंटरवल लीजिएगा वो कंटूर इंटरवल क्या आपको लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले जो 1000 मीटर था वो 1 सेंटीमीटर से डिनोट किया जा रहा था, बट इस केस में 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर के लाइन से डिनोट किया जा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंटूर इंटरवल को छोटा लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा कंटूर इंटरवल छोटा लेंगे, जितना ज्यादा कंटूर इंटरवल लेंगे डिटेल उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, क्योंकि मेरा जो स्केल है, स्केल क्या है, स्केल बहुत बड़ा है। तो उसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपका स्केल बड़ा रहता है तो उस केस में हम लोग कंटूर इंटरवल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन को, बाकी ऑप्शंस को भी आप लोग सोच सकते हैं कि टाइम, अगर आपके पास टाइम कम रहेगा, तो अगर टाइम कम रहेगा तो आप कंटूर इंटरवल क्या लोगे, कम लोगे।
और अगर टाइम ज्यादा है आपके पास तो आप बड़ा बड़ा कंट्रोल इंटरवल लेकर करके भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑफ द फील्ड वर्क। अब जितना ज्यादा आपके पास पैसे रहेंगे उतना ज्यादा आप कंट्रोल इंटरवल लोगे, तो इससे भी आप सोच सकते हो। अगेन बोला जा रहा है क्या कि स्टीपनेस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एरिया, कि जो आपके पास एरिया है उसका स्टीपनेस कैसा है, इसके बेसिस पे अब जितना ज्यादा स्टीप होगा, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे भी स्टीपनेस मेरे पास ऐसा था, हो सकता था कि स्टीपनेस मेरे पास ऐसा रहता, तो अगर स्टीप ऐसा रहता तो इस केस में हम लोग जो कंट्रोल इंटरवल ले रहे थे 10 मीटर का, तो यहाँ पे हम लोग 10 मीटर का ना लेकर करके 5 मीटर का भी ले सकते थे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 5 मीटर का इंटरवल ले लेंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आपका स्टीफनेस बढ़ रहा है तो कंट्रोल इंटरवल को भी आप कम में ज्यादा कर सकते हो। तो इस तरह से हम देख लिए क्या कि जो हमारा कंट्रोल इंटरवल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्केल ऑफ मैप के। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है क्या, which one of the following method estimates best the area of irregular and curve boundary। इसमें आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 है ट्रापेजॉइडल मेथड, ऑप्शन नंबर 2 है सिम्पसन्स मेथड, ऑप्शन नंबर 3 है मिड ऑर्डिनेट मेथड, ऑप्शन नंबर 4 है एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। तो जब हम लोग क्लास कर रहे थे, जब हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने अलग अलग मेथड देखा था एरिया कैलकुलेशन करने का। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एवरेज ऑर्डिनेट होता है, मिड ऑर्डिनेट होता है, सिम्पसन्स रूल होता है, ट्रापेजॉइडल रूल होता है। तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास बाउंड्री स्ट्रेट है, जो आपका बाउंड्री है, अगर बाउंड्री को आप स्ट्रेट मान रहे हो तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हो जाते हैं। आप मिड ऑर्डिनेट यूज कर लीजिए, चाहे एवरेज ऑर्डिनेट यूज कर लीजिए, चाहे ट्रापेजॉइडल यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास बाउंड्री कर्व है तो कर्व के केस में सबसे ज्यादा एक्यूरेटली जो आपको रिजल्ट देता है वो कौन सा देता है, सिम्पसन्स मेथड देता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे आपके पास बात किया जा रहा है कर्व बाउंड्री का, तो कर्व बाउंड्री के केस में जो सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको देता है वो कौन सा मेथड देता है, वो सिम्पसन्स मेथड देता है। तो बी का आपके पास जो आंसर आएगा वो बी का कौन सा आंसर आ जाएगा, तो बी का आंसर आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन के सामने। क्या बोला जा रहा है, among the classification of triangulation which give the precise value। अगेन ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं ट्रायंगुलेशन के क्लासिफिकेशन का, जो कि प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन, अलग अलग तरह का ट्रायंगुलेशन होता है, तो उसमें बोला जा रहा है क्या कि कौन जो है वो सबसे प्रिसाइज रिजल्ट देता है। तो आपको पता है कि जो मेरे पास प्राइमरी ट्रायंगुलेशन होता है वो जो रिजल्ट देता है सबसे एक्यूरेट, सबसे प्रिसाइज देता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी का, तो क्वेश्चन नंबर सी का अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो पहला में क्या दिया गया है, तो पहला में दिया गया है क्वार्टरनरी, सेकंड में दिया गया है टर्शियरी, थर्ड में दिया गया है सेकेंडरी, फोर्थ में दिया गया है प्राइमरी। तो आपको पता है कि प्राइमरी जो ट्रायंगुलेशन होता है वो सबसे प्रिसाइज, सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मेरा सी का जो आंसर होगा वो सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या बोला जा रहा है, हाउ मच इंक्लिनेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टिल्टेड फोटोग्राफी। ये तो आपको बताया गया था, ये तो सबको रटा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन क्या कि अगर हम बात करते हैं टिल्टेड फोटोग्राफी का, तो वहां पे जो एंगल ऑफ टिल्ट होना चाहिए वो 3 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगेन हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, 13 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में बोला जा रहा है 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में बोला जा रहा है 3 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर 4 में बोला जा रहा है 34 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं टिल्टेड फोटोग्राफी का, तो जो एंगल ऑफ टिल्ट होना चाहिए वो 3 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर अगेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई अब आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर ई का बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोला जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस इज कॉल्ड। क्या बोला जा रहा है कि वो प्रोसेस जिससे हम लोग वाटर सरफेस के नीचे के डेप्थ को मेजरमेंट करते हैं उस मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है साउंडिंग, ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास है चेनिंग, ऑप्शन नंबर 3 में आपके पास है ट्रैवर्सिंग, ऑप्शन नंबर 4 में आपके पास है कंपास। तो अगर हम बात करें साउंडिंग का, तो सबसे पहला ही इसका आंसर हो जाएगा कि साउंडिंग होगा इसका आंसर। बट साउंडिंग होता क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो साउंडिंग क्या करते हैं कि साउंडिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो साउंडिंग में हम लोग साउंड वेव का यूज करते हैं।
और यही जो आपका साउंड वेव है, इसी का यूज कर करके जो भी वाटर सरफेस होता है, वाटर सरफेस के नीचे हम लोग कितना डेप्थ है, यही साउंड वेव भेजते हैं हम लोग। साउंड वेव जो है नीचे का जो सरफेस है उसे स्ट्राइक कर कर करके आता है, स्ट्राइक कर करके वापस से जब आता है तो उसमें कितना टाइम लगता है, वो टाइम हम लोग को पता होता है, मतलब टाइम पता चल जाता है। और आपको साउंड वेव का वेलोसिटी पता रहता है, तो वेलोसिटी से अगर हम टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको पता चल जाता है क्या, कि कितना डिस्टेंस मिला है। अब जैसे ही आपको डिस्टेंस पता चल गया तो ये डिस्टेंस किसका मिला, कि आपका जो साउंड वेव यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है और वापस से स्ट्राइक कर कर करके ऊपर आया है, वो टाइम मिला। मतलब आपके पास जो टाइम है वो डबल डिस्टेंस दे रहा है। तो अगर इसको हम लोग हाफ कर देंगे, तो इसको अगर हाफ कर देंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल डेप्थ है वो डेप्थ का हम लोग पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग साउंडिंग बोल देते हैं। साउंडिंग क्यों बोला, क्योंकि इसमें हम लोग साउंड वेव का यूज कर रहे थे। अगेन क्या बोला जा रहा है, चेनिंग। चेनिंग आपको पता है कि लिनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग चेनिंग का यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन था आपके पास ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग क्या था, तो ट्रावर्सिंग हम लोग क्या कर रहे थे, जो सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिससे हम लोग किसी के भी प्रॉपर्टी को शो कर रहे थे, तो स्ट्रेट लाइन जो कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम लोग ट्रावर्स बोल रहे थे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्रावर्सिंग बोल रहे थे। अगेन कंपास ट्रावर्स, आपको पता है कि दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन कितना है, इंक्लिनेशन का पता लगाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, कंपास ट्रावर्सिंग कर रहे थे। तो अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर ई का, तो ई का जो आंसर हो जाएगा, ई का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, रेंज एंड एक्यूरेसी ईडीएम इंस्ट्रूमेंट वेरी सच एज। क्वेश्चन आपके सामने एफ जो क्वेश्चन है वो एफ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्या बोला जा रहा है कि जो रेंजेस होता है और जो एक्यूरेसी होता है ईडीएम इंस्ट्रूमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का, वेरी सच एज, वो कैसे वेरी करता है। तो आपको पता है कि शॉर्ट रेंज का जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका क्वालिटी उतना बढ़िया होगा। तो शॉर्ट रेंज इंस्ट्रूमेंट है सुपीरियर एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया। शॉर्ट रेंज इंस्ट्रूमेंट है स्मॉलर अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी, नहीं ये तो गलत है। हायर रेंज इंस्ट्रूमेंट है सुपीरियर एक्यूरेसी, ये भी होना चाहिए। द रेंज एंड एक्यूरेसी आर सेम फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑप्शन तो गलत है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास 1 और 3 दोनों सही है, बट जब हम लोग मोस्ट एप्रोप्रिएट को चुनेंगे तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि शॉर्ट रेंज इंस्ट्रूमेंट जो होता है उनका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि उनका जो एक्यूरेसी मिलेगा वो एक्यूरेसी भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो एफ का ऑप्शन आपके पास अगेन 1 हो सकता है। ठीक है, 1 हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी क्या कहता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर जी का, तो क्वेश्चन नंबर जी आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जी में क्या बोला जा रहा है, ये टोटल स्टेशन कैन मेजर, टोटल स्टेशन आपका मेजर कर सकता है। क्या क्या मेजर कर सकता है, ऑप्शन नंबर 1 में बोला जा रहा है डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिकली, सिर्फ डिस्टेंस मेजर कर सकता है। हॉरिजॉन्टल एंगल्स एक्यूरेटली, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकता है। वर्टिकल एंगल्स विद डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल और डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स विद डिस्टेंस। तो आपको पता है कि टोटल इंस्ट्रूमेंट, टोटल स्टेशन जो होता है वो थियोडोलाइट का भी और टेक्योमीटर का भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि इससे हम लोग डिस्टेंस भी मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर करते हैं, वर्टिकल एंगल भी मेजर करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि जो जी क्वेश्चन है, जी का आपके पास जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस and as well as horizontal and vertical angles are measured with the help of total stations। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एच पे। तो क्वेश्चन नंबर एच क्या कहता है, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो एच क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द लेंस यूज्ड इन एरियल फोटोग्रामेट्री फॉर लार्ज स्केल वर्क इज। अगर हम बात करते हैं कि लेंस जो हम लोग यूज करते हैं एरियल फोटोग्रामेट्री में लार्ज स्केल वर्क के लिए, तो वो कितना होता है। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 है 90 डिग्री। तो आपको पता है कि जब हम लोग बात करते हैं लेंसेज का, जो कि फोटोग्रामेट्री में यूज होता है, उसमें जो मिनिमम हम लोग एंगल लेकर के चलते हैं, मिनिमम एंगल कितना रहता है, 63 डिग्री रहता है। एंड अगर बात करते हैं मैक्सिमम एंगल का, तो जो मैक्सिमम कवरेज वो करता है 93 डिग्री का। तो यहाँ से अगर ऑप्शन में देखें तो 63 और 93 डिग्री मैक्सिमम से पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा 93 नहीं है ऑप्शन में, तो 93 के अप्रॉक्स में 90 डिग्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
नहीं तो अगर हम लोग एक्यूरेटली का बात करेंगे तो एक्यूरेटली इसमें कितना आंसर होना चाहिए था, 93 डिग्री होना चाहिए था। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच के बाद आपके पास आता है एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्या है वो हम लोग देखते हैं। आई नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा, उसको मैं एक बार पढ़ता हूं। तो क्या बोला जा रहा है, वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2000 meter above the terrain with the camera of 20 centimeter focal length. A scale of the photogrammetry is, आपको फोटोग्रामेट्री का स्केल निकालने के लिए बोला जा रहा है। कब बोला जा रहा है, जब आपको गिवन है, क्या गिवन है कि जो आपके पास हाइट है वो हाइट कितना गिवन है, तो 2000 मीटर गिवन है। तो जो हाइट का वैल्यू आपके पास गिवन है, हाइट का वैल्यू कितना गिवन है, 2000 मीटर गिवन है। अगेन क्या बोला जा रहा है कि इतना मीटर एबव द टेरेन विद ए कैमरा ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। आपके पास जो फोकल लेंथ गिवन है वो फोकल लेंथ कितना गिवन है, तो फोकल लेंथ आपके पास गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आपके सामने दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है स्केल ऑफ द फोटोग्रामेट्री, स्केल कितना होगा ये चीज आपको बताना है। तो स्केल का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्केल का फॉर्मूला हो रहा था f अपॉन में h माइनस का स्मॉल h। यही हम लोग के पास था, ये हम लोग को मान के चल रहे थे कि ये हमारे पास अगर डेटम था और ये जो हमारे पास था, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल था, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल था, इनके बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल h था, तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई कैमरा होता तो कैमरा का कुछ जो फोकल लेंथ होता, मान के चल रहे हैं क्या कि ये हमारे पास क्या रहता, कैमरा का फोकल लेंथ रहता। तो यहाँ से जो स्केल का फॉर्मूला निकल करके आया था, स्केल का क्या फॉर्मूला निकल करके आया था, तो स्केल का फॉर्मूला निकल करके आया था स्केल इक्वल टू f अपॉन में कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। बट इस क्वेश्चन में कहीं पे भी स्मॉल h का जिक्र नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे क्या कि जो स्मॉल h हमारे पास हो गया वो 0 के बराबर हो गया, मतलब जो मेरा डेटम है वो ग्राउंड लेवल के साथ कोइंसाइड कर गया है। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग स्केल निकालेंगे तो स्केल क्या आ जाएगा हमारे पास, तो स्केल इक्वल टू आ जाएगा f अपॉन में h। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है आपके पास 20 सेंटीमीटर अपॉन में कैपिटल h का वैल्यू जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 2000 मीटर दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर है, इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 वन टाइम में कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया, 1 अपॉन में 1 2 3 एंड 1 4 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्केल आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको ऑप्शन से मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो पहला जो आपके पास ऑप्शन है वह 1/20,000, ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 1/10,000, ये सही हो जा रहा है। नेक्स्ट 1/1000 ये भी नहीं है। फोर्थ है 1/100, ये भी नहीं होगा। तो अगर हम बात करेंगे आई नंबर क्वेश्चन का, तो आई का जो आपके पास आंसर निकल कर क्या आएगा, आई का आंसर क्या आ जाएगा, तो आई का आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसका, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जे नंबर क्वेश्चन का। तो जे नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो जे में क्या बोला जा रहा है, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज गिवन बाय, जो आपका ट्रांजिशन कर्व का लेंथ होता है वो कैसे दिया जाता है। लिखा गया क्या है, क्या पहला ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है, v/cr, नेक्स्ट आपके पास है v²/cr, नेक्स्ट आपके पास है vq/cr, नेक्स्ट आपके पास है vq/c²r। तो ये तो बच्चा को रटा हुआ होना चाहिए कि लेंथ ऑफ जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो लेंथ का फॉर्मूला क्या हम लोग लिख देते हैं, तो vq अपॉन में c है, जहां पे ये आपके पास एक्सेलरेशन का काम करता है, v आपके पास वेलोसिटी होता है, और r जो आपके पास होता है रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो जाता है। तो यहाँ से जब vq अपॉन cr ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जे नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये जो आपके पास पहला नंबर क्वेश्चन था जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें से आपको कोई भी 7 सॉल्व करना था, तो यहाँ पे हमने वो क्वेश्चन कर लिया। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कौन से क्वेश्चन को, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 पार्ट है, एक पार्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर बात करें थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, तो उसमें क्या लिखा गया है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रिसेक्शन, रिसेक्शन के अलग अलग कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो आपको बताना है। एक्सप्लेन रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग, रिसेक्शन हम लोग बैक साइटिंग से कैसे करते हैं वो चीज के बारे में यहाँ पे आपको बताना है।
अगेन बात करेंगे बी पार्ट का, तो बी पार्ट में आपके पास न्यूमेरिकल है, पहले हम लोग ए पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद अब हम लोग बी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है हमारे पास मेथड ऑफ रिसेक्शन के बारे में। तो अगर बात किया जाए प्लेन टेबल सर्विंग का, तो मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग का अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्लेन टेबल सर्विंग में हमारे पास 4 मेथड आता है। तो हो सकता है कि इस बार आपसे रिसेक्शन पूछ लिया गया है, अगले बार हो सकता है कि आपसे सीधा मेथड्स के बारे में पूछ लिया जाए। तो मेथड्स हम लोग देख लेते हैं कि मेथड्स क्या क्या होते हैं। बस मैं यहाँ पे डिक्टेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी आपको एक बार कॉपी से देख लेना है कि हाँ मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग का, तो टोटल हमारे पास 4 मेथड होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड का नाम बोलते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेडिएशन मेथड। अब रेडिएशन मेथड क्या होता है, तो रेडिएशन मेथड क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी सेट, जैसे सपोज कीजिए कि यही हमारे पास पॉइंट रहता है, ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है और डी रहता है, इन्हीं का आपको क्या करना था, मैपिंग करना रहता है, इन्हीं का आपको प्लॉटिंग करना रहता है। तो अगर किसी भी पॉइंट से, अगर मतलब कोई भी सेंटर वाले पॉइंट से, कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट से, मान लेते हैं कि इंटरमीडिएट पॉइंट मेरे पास कुछ भी x आ गया, तो इस इंटरमीडिएट पॉइंट से अगर आपके पास हर एक पॉइंट अगर आपके पास विजिबल होगा, तो उस केस में हम लोग रेडिएशन मेथड करते हैं, रेडिएशन मेथड का यूज करते हैं। रेडिएशन मेथड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्लेन टेबल को रखते हैं। प्लेन टेबल को रखने के बाद जो भी हमारे पास बेसिक सेटिंग होता है, सेटिंग के लिए हम लोग क्या क्या कर लेते हैं, सबसे पहले फिक्सिंग कर लेंगे, फिक्सिंग करने के बाद सेटिंग करेंगे, सेटिंग करने में सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले लेबलिंग कर लेते हैं, लेबलिंग करने के बाद सेंटरिंग कर लेते हैं, सेंटरिंग करने के बाद ओरिएंटेशन कर लेते हैं, ओरिएंटेशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग एलिडेट को रखते हैं, एलिडेट से रखने के बाद हम लोग बी पॉइंट को साइड करेंगे, और बी पॉइंट को साइड करने के बाद जो भी डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो भी स्केल होगा, उस स्केल पे हम लोग इसको कट कर लेंगे, सेम इसको कट कर लेंगे, सेम इसको कट कर लेंगे, सेम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से जो आपके पास यहाँ पे मैप है, वहां पे ए बी सी और डी पॉइंट आपको मिल जाएगा। मतलब जैसा यहाँ पे आपके पास मैप था, वैसा ही मैप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मेथड हमारा क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। तो अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में बोल दिया हूँ, बट आपको इसको लिखना कैसे है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्लेन टेबल, सबसे पहले रेडिएशन मेथड हम लोग यूज कहां पे करेंगे, तो वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमारे पास कोई भी सेंटर लोकेशन से सारे स्टेशन जो है वो विजिबल होगा, वहां पे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, उस इंटरमीडिएट स्टेशन पे जो भी हमारे पास प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल का हम लोग सेटिंग करते हैं। सेटिंग में हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले फिक्सिंग कर लेते हैं ट्राइपॉड के ऊपर टेबल को, उसके बाद हम लोग उसका लेबलिंग करते हैं, उसके बाद उसका ओरिएंटेशन करते हैं, उसके बाद उसका सेंटरिंग करते हैं। अगर एक ही पॉइंट आया, एक ही क्वेश्चन आया, तो एक ही क्वेश्चन में अगर रेडिएशन मेथड इसी पूछ दिया गया, तब यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर देंगे किसको, तो एक्सप्लेन कर देंगे कि हम लोग सेंटरिंग कैसे करते हैं, सेंटरिंग करने के लिए यू फ्रॉक का यूज करते हैं, कोई स्टोन को ड्रॉप करते हैं वो लिख दीजिएगा। या फिर अगर हम लोग बात किया जाए क्या कि ओरिएंटेशन कैसे करते हैं, तो ओरिएंटेशन करने के लिए या तो हम लोग ट्रफ कंपास का यूज कर लेते हैं या बैक साइटिंग का यूज कर लेते हैं, वो चीज आप लिख सकते हैं। या फिर अगर बात किया जाए लेबलिंग आपके पास हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, सेंटरिंग का बात करेंगे, तो सेंटरिंग करने के लिए हम लोग किसका यूज ले लेते हैं, तो यू फ्रॉक का यूज ले लेते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे लिख देना है। ओरिएंटेशन रेडिएशन मेथड होने के बाद जो हमारे पास दूसरा मेथड आता है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रावर्सिंग। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो सबसे पहले लिख देते हैं रेडिएशन, रेडिएशन के बाद हम बात करते हैं ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग में आपके पास क्या होता है कि आपको हर एक स्टेशन पे अपने इंस्ट्रूमेंट को रखना पड़ता है। ए पे रखें, ए पे रखने के बाद जो भी प्रॉपर सेटिंग करना होता है, लेबलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन, वो करने के बाद ए से एलिडेट से बी को देखे, प्रॉपर स्केल लेने के बाद इसको कट कर लिए, तो यहाँ पे आपके पास बस एक लाइन ए और बी दिखाई दे रहा होगा। और उसी तरह से ए से हम डी को भी देख लिया, तो एक और लाइन आपके पास क्या दिखाई दे रहा होगा, ए से डी का लाइन दिखाई दे रहा होगा। अब इस मैप को उठा करके हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे कि ये जो मैप का बी पॉइंट है और जो ग्राउंड का बी पॉइंट हो, एक दूसरे को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। तो अभी आपके पास मैप पे इतना पॉइंट था, कौन कौन सा मैप पे पॉइंट था, तो अभी आपके पास मैप पे पॉइंट था, डी था, ए था और बी था। यहाँ पे बी से ओवरलैप कर करके फिर से एलिडेट को यहाँ पे रख करके सी को हम लोग साइड करेंगे, जो भी डिस्टेंस होगा उस रिस्पेक्टिव स्केल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कट कर लेंगे। अब अगेन इसी इंस्ट्रूमेंट को वापस से लेकर के आ जाएंगे, कहाँ पे, सी पे लेकर करके आ जाएंगे, और सी पे लाने के बाद फिर से इंस्ट्रूमेंट हम लोग सी से किसको देखेंगे, डी पे देखेंगे, और इस तरह से हमारे पास जो मैप होगा वो मैप मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हर एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे या हर एक स्टेशन पे आप क्या कर रहे हो, अपने इंस्ट्रूमेंट को ले जा रहे हो। इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस मेथड को हम लोग ट्रैवर्सिंग बोल देते हैं। आपके पास ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि जहां पे जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक रिवर आ जाता, अब रिवर आ जाता तो रिवर के दोनों साइड तो आप इंस्ट्रूमेंट को ले नहीं जा सकते हो। सपोज कीजिए कि मेरे पास स्टेशन रहता है सी, ए स्टेशन रहता है मेरे पास डी, ए स्टेशन रहता है बी और ए स्टेशन रहता है ए। तो ये सारे स्टेशन रहते हैं, यहाँ से अगर हमको सी डी का प्लॉटिंग करना रहता तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को ए पे रखते हैं, ए पे रखने के बाद वही लेबलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन करते हैं, ओरिएंटेशन करने के बाद ए से जो भी एक सूटेबल स्केल होता है उस स्केल को कंसीडर कर लेते। उसके बाद यहाँ पे ए पॉइंट पे सेंटरिंग करने के बाद ए पॉइंट हमको यहाँ पे मिल जाता। अब उसके बाद
यहाँ से एलिडेट रख कर करके देखते, जो भी सुटेबल डिस्टेंस होता वो हम लोग कट कर लेते। तो यहाँ से आपके पास एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी मिल गया। अब ए से हम लोग सी को साइड करते, साइड करके लाइन खींच करके छोड़ देते, ए से डी को साइड करते, साइड कर करके लाइन खींच करके छोड़ देते, और इसका नाम सी डैश और डी डैश दे देते। अगली बार अब इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आते तो यहाँ पे अभी आपके पास ऑलरेडी मैप में इतना चीज बना हुआ रहता। अब जब प्लेन टेबल लेकर के आएंगे तो ये जो बी पॉइंट है ऐसे हम लोग रखेंगे कि ये बी पॉइंट जो हो जाए एग्जैक्ट इस बी को कवर कर ले। जैसे ही बी पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा तो फिर बी पॉइंट ए रहेगा, ए पॉइंट ए रहेगा, अगेन आपके पास इतना लाइन खींचा हुआ रहेगा। अब बी से हम लोग क्या करेंगे कि बैक साइडिंग के थ्रू ए को देख लेंगे, देखने के बाद बी से अब डी को देखेंगे तो डी वाला लाइन जहां पे कट होगा ये एक्चुअल में डी पॉइंट आएगा, सी वाला पॉइंट को देख कर कट करेंगे ये एक्चुअल में सी पॉइंट होगा। तो इस तरह से आपके पास ए बी सी और डी पॉइंट जो है वो एक्चुअल में आपके पास आ जाता है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं कि चूंकि हम लोग लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरसेक्शन मेथड बोल देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग का तो टोटल हमारे पास 4 मेथड होता है। एक होता है रेडिएशन, एक होता है ट्रैवर्सिंग, एक होता है इंटरसेक्शन, और इसके बाद एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं रीसेक्शन। अब रीसेक्शन मेथड क्या होता है, तो रीसेक्शन मेथड आपके पास वैसा मेथड होता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्योंकि रीसेक्शन से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो रीसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास यही दो पॉइंट रहता, कौन सा, तो ए पॉइंट रहता और ये दूसरा पॉइंट कौन सा रहता, बी पॉइंट रहता। आप सपोज कीजिए कि कोई भी स्टेशन आपके पास एक्स रहता, एक्स स्टेशन पे आप अपने प्लेन टेबल को रखते, प्लेन टेबल रखने के बाद आप यहाँ पे क्या करते, तो आप यहाँ से एक्स से ए का जो डिस्टेंस है, एक्स से जो बी का डिस्टेंस है, सुटेबल स्केल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप क्या करते, कट कर लेते। मतलब आपके पास जो मैप रहता, मैप में कुछ ऐसा पॉइंट दिखाई दे रहा था, ये स्मॉल एक्स रहता, ये स्मॉल ए रहता, ये स्मॉल बी रहता, आपके पास मैप पे यही चीज दिखाई दे हुआ रहता। लेकिन किसी कारण बस अगर आप ये जो इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन है, अगर इस इंस्ट्रूमेंट के स्टेशन को ही आप अगर भूल गए हो कि इंस्ट्रूमेंट मेरा कहाँ पे था, तो इस इंस्ट्रूमेंट के स्टेशन को पता लगाना हमारा क्या कहलाता है, रीसेक्शन कहलाता है। तो रीसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो रीसेक्शन मेथड में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, इंस्ट्रूमेंट हमने कहाँ पे रख कर करके पूरा का पूरा सर्वे किया है, पूरा का पूरा प्लेन टेबलिंग किया है, वो पता लगाना हमारा क्या कहलाता है, रीसेक्शन कहलाता है। जब बात करते हैं रीसेक्शन का, तो रीसेक्शन मेथड में हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। वहीं पे हम लोग 2 पॉइंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग 3 पॉइंट प्रॉब्लम पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग बैक साइडिंग मेथड पढ़ते हैं। तो रीसेक्शन मेथड में हमारे पास अलग अलग मेथड होता है। तो मेनली रीसेक्शन मेथड कहाँ पे यूज होता है, तो रीसेक्शन मेथड हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, वो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो है वो मिस हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को फिर से पता लगाने के लिए हम लोग रीसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ रीसेक्शन, रीसेक्शन का अलग अलग मेथड कौन सा है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द रीसेक्शन बाय बैक साइडिंग मेथड। आपके पास रीसेक्शन करने का अलग अलग मेथड है, बैक साइडिंग मेथड भी है जिसको हम लोग बैक रे मेथड भी बोल देते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम भी है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम भी है। तो आपको सब नहीं, सिर्फ आपको बैक साइडिंग मेथड से करना है। हो सकता है कि इस बार आपसे बैक साइडिंग पूछ दिया जाए, अगले बार 2 पॉइंट प्रॉब्लम या 3 पॉइंट प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो आपको पूरा प्लेन टेबल प्रिपेयर कर करके जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म आएगा। तो अब एक बार हम लोग समझते हैं कि रीसेक्शन मेथड होता क्या है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लोकेशन का पता करना ही क्या कहलाता है, हमारे पास रीसेक्शन कहलाता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि रीसेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ अ स्टेशन ऑक्युपाइड बाय द प्लेन टेबल विथ रेफरेंस टू द स्टेशन व्हिच आर प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग शीट एज ए एंड बी। मींस क्या बोला जा रहा है कि ड्राइंग शीट पे आपका जो स्टेशन है ए एंड बी, इसके रेफरेंस से, इसके हेल्प से जो आपका इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन एक्स है इसका पता लगाना, वही क्या कहलाता है, रीसेक्शन मेथड कहलाता है। वही लिखा गया क्या कि रीसेक्शन इज द प्रोसेस, रीसेक्शन एक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ अ स्टेशन। मींस लोकेशन ऑफ अ स्टेशन, लोकेशन ऑफ जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का पता लगाना है। ऑक्युपाइड बाय द प्लेन टेबल, मतलब जहां पे प्लेन टेबल रखा गया था जो आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसका पता लगाना, विथ रेफरेंस टू द स्टेशन व्हिच आर प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग शीट, जो कि आपके ड्राइंग शीट पे प्लॉटेड है, उन स्टेशन के हेल्प से आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का पता लगाना ही क्या कहलाता है, रीसेक्शन मेथड कहलाता है। अगेन क्या बोला जा रहा है, इफ द ओरिएंटेशन एट स्टेशन सी इज करेक्ट। अगर आपके पास स्टेशन जो सी था, जिसको हमने स्टेशन एक्स भी बोल रखा है यहाँ पे, अगर आपके पास स्टेशन सी का ओरिएंटेशन जो रहता, अगर वो सही रहता, इफ द ओरिएंटेशन एट स्टेशन सी इज करेक्ट, अगर स्टेशन सी का ओरिएंटेशन सही रहता, द इंटरसेक्शन ऑफ
टू रेज फ्रॉम ए एंड बी विल गिव द करेक्ट लोकेशन ऑफ सी। अगर सी पे ओरिएंटेशन मेरा सही रहता है तो ए से जो लाइन पीछे जाएगा और बी से जो लाइन पीछे जाएगा, आप यहां से जब देखोगे तो वही लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपके पास क्या होगा, एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा स्टेशन सी का। बट अगर यहाँ पे आपने जो ओरिएंटेशन किया है, अगर वो ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो सबसे पहला काम, सबसे मेन काम जो अब आपके पास रह गया है वो क्या करना है, स्टेशन सी के ओरिएंटेशन को सही कर लेना है। तो वही लिखा गया है कि देयरफॉर प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू ऑब्टेनिंग द करेक्ट ओरिएंटेशन एट सी। मींस अब हमारा जो प्रॉब्लम रह गया है वो स्टेशन सी का ओरिएंटेशन जो है उसी का सही कहना रह गया है। तो वही बोला जा रहा है क्या कि इन दिस मेथड position of plane table station which is also called the instrument station is plotted on the drawing sheet। मतलब ये जो आपके पास रिसेक्शन मेथड है, रिसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का ओरिजिनल स्टेशन है, स्टेशन सी, उसी का हम लोग पता लगाते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, बेसिक डिफिनीशन हो गया रिसेक्शन का। अब आ जाते हैं क्या क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा था कि वेरियस मेथड ऑफ रिसेक्शन कौन सा है, तो वही लिखा गया कि फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड ऑफ रिसेक्शन। रिसेक्शन का ये सारे मेथड्स होते हैं, कौन कौन सा, तो सबसे पहले आपके पास आ गया बैक रे मेथड, उसके बाद कौन सा आ गया 2 पॉइंट प्रॉब्लम, उसके बाद कौन सा आ गया 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अगेन जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम है उसको हम लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो वही लिखा गया क्या कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय, आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, मैकेनिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपके पास अलग अलग मेथड हो जाता है। यहाँ पे हमको जो बोला गया है वो क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन द रिसेक्शन मेथड बाय रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग। बैक साइटिंग से, बैक रे मेथड से कैसे हम लोग रिसेक्शन करते हैं उसको एक्सप्लेनेशन करना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग मेथड। अब हम लोग देखते हैं क्या कि बैक रे मेथड होता क्या है। तो बैक रे मेथड के बारे में क्या बोला जा रहा है कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ प्लेन टेबल स्टेशन सी वाज ऑलरेडी सेलेक्टेड। मींस आपने पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है कि मेरा जो स्टेशन सी होगा वो कहीं यहाँ पे होगा। जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे होगा, बट आपको ऐसा सेलेक्ट कर लिया आपने, मान लेते हैं कि ये स्टेशन मेरा कहीं यहीं पे है। अगेन क्या बोला जा रहा है, एंड ए रे इज ड्रॉन टुवर्ड्स द स्टेशन सी फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन। और क्या बोला जा रहा है कि आप तभी यूज कर पाइएगा इस मेथड को जब आपके एक स्टेशन से इस स्टेशन के तरफ ऑलरेडी कोई एक रे ड्रॉ किया गया हो। अब कोई एक रे पहले से ड्रॉन किया हुआ था, मतलब इतना चीज आपको दिया हुआ था, बट आपको ये नहीं पता था कि ये जो सी पॉइंट है वो मेरा सी पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा या सी पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, ये आपको नहीं पता था। आपको क्या गिवन था, तो आपको ये बात गिवन था कि ये जो पॉइंट मेरे पास है, इस पॉइंट से हमारे पास एक लाइन खींचा जा रहा है और इसी लाइन पे कहीं मेरे पास स्टेशन सी होगा। हमने अपने मर्जी से इस लाइन पे कहीं पे भी कोई एक स्टेशन सी को कंसीडर कर लिया। अब सी को कंसीडर करने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग एलिडेट को रखेंगे। तो आप प्रोसीजर में ये चीज मेंशन करते चलिएगा, क्या मेंशन करते चलेगा कि वी प्लेस्ड द एलिडेट। अब यहाँ तक ये तो आपके पास क्राइटेरिया होगा, ये फुलफिल करेगा तभी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि बी प्लेस्ड द एलिडेट अलोंग द लाइन सी विच इज ऑलरेडी ड्रॉन। अब सीए पे एलिडेट को रख करके हम लोग साइट करेंगे किसको, ए को। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बैक साइटिंग कर रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए को साइट करेंगे। अब साइट करने के बाद जैसे ही आपके पास ए पॉइंट मिल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे कि वहीं पे प्लेन टेबल को क्लैंप कर लेंगे। अब प्लेन टेबल जैसे ही क्लैंप हो जाएगा, अब सी से हम लोग क्या करेंगे कि सी से एलिडेट को बी पॉइंट पे रख करके तब तक टिल्ट करेंगे एलिडेट को जब तक कि एग्जैक्टली मेरे पास बी पॉइंट क्या हो जाए, ना मिल जाए। जैसे ही एग्जैक्ट बी पॉइंट मिल जाएगा उस समय हम लोग इस रे को पीछे खींच देंगे और इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाएगा, सी पॉइंट जो है वो सी पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको बस क्या करना है कि जो प्रोसीजर अभी मैंने बताया वो प्रोसीजर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। तो वही चीज यहाँ पे
आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या कि बैक मेथड हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ प्लेन टेबल स्टेशन सी वाज ऑलरेडी सिलेक्टेड, जब सी हम लोग ऑलरेडी सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड ए रे इज ड्रॉन टुवर्ड्स स्टेशन सी फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन, और किसी भी एक स्टेशन से सी की तरफ आपके पास एक लाइन खींचा हुआ रहेगा, बट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ स्टेशन सी इज नॉट मार्क ऑन द रे, बट सी एग्जैक्टली कहाँ पे होगा वो चीज आपको पता नहीं होता है। तो हम लोग एक रैंडम पॉइंट लेते हैं, वहां से हम लोग क्या करते हैं, ए को बैक साइड करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम हम लोग बैक साइडिंग कर देते हैं। जैसे ये बैक साइड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से एलिडेट को इस पर रख करके प्लेन टेबल को हम लोग तब तक घुमाते रहेंगे कि जब तक कि आपके पास क्या हो जाए, बी पॉइंट आपको ना दिख जाए। तो मतलब यहाँ से आपको ए पॉइंट भी दिख गया, और यहाँ पे एलिडेट को रख करके बी पॉइंट पे, इसी लाइन के मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से मिलते हुए आप एलिडेट को रखिएगा, और एलिडेट को रख करके प्लेन टेबल को जब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि हमारे पास क्या हो जाए, बी पॉइंट ना मिल जाए। और जैसे ही बी पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग इस लाइन को कट कर लेंगे, और जहां पे कट होगा वही आपके पास क्या होगा, एग्जैक्ट पोजीशन हो जाएगा किसका, स्टेशन सी का। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सी था उसका हम लोग पता लगा लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाता है इसका प्रोसीजर। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर इसका लिख लेंगे। और अगेन देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने का कोई एक मतलब स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता कि हाँ मतलब बस यही चीज आंसर होगा। आप इसको अपने लैंग्वेज के अनुसार लिख सकते हो, हाँ, बट क्या होना चाहिए कि जो स्टेप्स होने चाहिए, स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए कि हाँ इसके बाद ये स्टेप्स आएगा। अब ऐसा नहीं कि पहले हम लोग प्रोसीजर लिखेंगे तब हम लोग लिखेंगे क्या कि बैक रे मेथड में होता क्या है, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। पहले आप बता दीजिए कि बैक रे मेथड में होता क्या क्या है, कौन कंडीशन में हम लोग बैक रे मेथड को अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका प्रोसीजर जो है प्रोसीजर लिख देंगे। अब प्रोसीजर लोग अपने अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते थे क्या कि सेलेक्ट स्टेशन सी ऑन लाइन ए बी, एंड क्या बोला जा रहा है कि बी पुट द बी प्लेस्ड द एलिडेट ऑन लाइन सी ए एंड साइटिंग द स्टेशन ए। अगेन क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर फिक्सिंग द प्लेन टेबल अगेन बी मूव द एलिडेट फ्रॉम लाइन पॉइंट स्टेशन सी टू स्टेशन बी एंड देन रोटेट द प्लेन टेबल सो दैट द एलिडेट विल कोइंसाइड विद द एग्जैक्ट स्टेशन बी, एंड देन we draw the line which cut the line AC dash on point C and thus we get the exact location of station C। इस तरह से आप प्रोसीजर लिख लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बैकएंड मेथड हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था, जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो हमने कवर कर लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो